हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। जैसा कि हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, क्लास 11, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें 2 लेक्चर हमारे हो गए हैं। आज हमारा लेक्चर 3 है। और लेक्चर 3 के अंदर आज हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसका एक नाम और है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक नाम और है बायो मेम्ब्रेन। एक नाम और है प्लाज्मा लेमा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि सेल मेम्ब्रेन के कई सारे नाम। सेल मेम्ब्रेन को बायो मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, प्लाज्मा लेमा भी। सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में भी मिलती है, यूकैरियोट में भी मिलती है। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। समझ रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन सिर्फ यूकैरियोट में नहीं, प्रोकैरियोट में भी है। अगर हम बात करें यूकैरियोट में प्लांट सेल, एनिमल सेल, इन सब की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री ही सेल मेम्ब्रेन है। और प्लांट सेल के पास तो सेल वॉल भी है। तो ये सेल वॉल के अंदर मिलेगी आपको, प्रेजेंट इनसाइड दी सेल वॉल। किसमें? प्लांट्स में। दूसरी बात, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बहुत पतली होती है, थिन होती है। डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है सॉफ्ट। बहुत सॉफ्ट है, थिन है। तीसरी बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है। याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है। चौथी बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती है। कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमेबल। क्वेश्चन आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज परमेबल। दूसरा ऑप्शन सेमी परमेबल। तीसरा ऑप्शन सिलेक्टिवली परमेबल। और चौथा ऑप्शन इम्परमेबल। तो आप क्या सिलेक्ट करके आएंगे? सिलेक्टिवली परमेबल। पांचवा पॉइंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड होती है नेचर में। क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है सेमी फ्लूइड, यानी पूरी तरीके से लिक्विड नहीं है, पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है, सेमी फ्लूइड है, क्वासी फ्लूइड है नेचर में। तो 5 बातें हमने आपके सामने रखी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल में, प्लांट सेल के पास भी है, ये सेल वॉल के अंदर पाई जाती है प्लांट सेल में। थिन है, डेलिकेट है, लिविंग है, सिलेक्टिवली परमेबल है और क्वासी फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड, यानी जेल लाइक कह सकते हो आप। जेल लाइक है। शहद देखा, शहद, हनी, सॉलिड भी नहीं है पूरी तरीके से, लिक्विड भी नहीं है पूरी तरीके से, बस उसी नेचर की होती है ऑलमोस्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड इन नेचर। बच्चों, जैसा कि हमने बात करी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होती है, तो मेम्ब्रेन की अगर मैं आपको 4 टाइप बता दूं तो आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी। आपको कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा अगर कहीं पे लिखा है परमेबल, कहीं पे लिखा है सेमी परमेबल, कहीं पे लिखा है सेलेक्टिवली परमेबल या कहीं लिखा है इम्परमेबल मेम्ब्रेन। एक एक करके बात करते हैं। परमेबल मेम्ब्रेन कौन होती है? परमेबल मेम्ब्रेन वो होती है जो अलाउ करती है दोनों को। दोनों कौन भाई? सोल्यूट भी और सोलवेंट। यानी ऐसी मेम्ब्रेन जो सोल्यूट और सोलवेंट दोनों को अलाउ करे, दोनों को अलाउ करे, दोनों के मूवमेंट को अलाउ करे, सोल्यूट के भी और सोलवेंट के भी। ऐसे को बोलेंगे परमेबल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? परमेबल। दूसरा सेमी परमेबल। सेमी परमेबल बताया आपको। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है? ऐसी मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट को अलाउ करेगी। तो सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउ करेगी? सोलवेंट को। ओनली सोलवेंट, बट नॉट दी सोल्यूट। उसको बोलेंगे सेमी परमेबल। तीसरी होती है सिलेक्टिवली परमेबल। ऐसी मेम्ब्रेन जो अलाउ करती है सोलवेंट को और कुछ सिलेक्टेड सोल्यूट्स को। सोलवेंट को और कुछ सिलेक्टेड सोल्यूट को। ऐसी मेम्ब्रेन को बोला जाता है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। और आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल ही होती है। और फोर्थ, इम्परमेबल मेम्ब्रेन, जो भैया ना तो सोल्यूट को और ना सोलवेंट को पास होने देगी अपने अक्रॉस। तो बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कितनी तरह की मेम्ब्रेन? 4। परमेबल, सेकंड सेमी परमेबल, तीसरा सिलेक्टिवली परमेबल, चौथा इम्परमेबल। जो दोनों को
अलाउ करे, दोनों के मूवमेंट को अलाउ करे, परमेबल। जो सिर्फ सोलवेंट को अलाउ करे, सेमी परमेबल। जो सोलवेंट के साथ साथ कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स को अलाउ करे, सिलेक्टिवली परमेबल। तो भैया किसी को भी अलाउ ना करे, इम्परमेबल। डन है। चलिए, तो आगे बात आती है, एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो एक बात लिखी गई है कि 1950s के आसपास तक, जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं थी। डिटेल स्ट्रक्चर हम पता लगा ही नहीं पा रहे थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 1950s तक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कोई स्टडी ही नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई, कोई रिसर्च ही नहीं हुई, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि 1950s तक, जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब तक हमारे पास डिटेल स्ट्रक्चर नहीं थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। केमिकल इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, केमिकल स्टडीज हुई हैं, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुए हैं सेल मेम्ब्रेन के, और साइंटिस्ट लोगों ने पाया कि सेल मेम्ब्रेन में मेनली प्रोटीन एंड लिपिड पाए जाते हैं। मेनली बोला है, लिपिड भी और प्रोटीन भी। ऐसा ही एक एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी ने दिया है ह्यूमन आरबीसी का। ह्यूमन आरबीसी में प्रोटीन 52% होता है। प्रोटीन 52 है, प्रोटीन याद रखना, लिपिड नहीं। लिपिड 40% है, और बच गया जो कार्बोहाइड्रेट है 8%, 8%। तो अगर आपसे कोई पूछे ह्यूमन आरबीसी का केमिकल कॉम्पोजिशन बताइए, प्रोटीन कितने परसेंट? 52%। लिपिड कितने परसेंट? 40%। और कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट? 8%। उल्टा मत कर देना, लिपिड को 52 मत कर आना, या प्रोटीन को 40 मत कर देना। प्रोटीन 52%, लिपिड 40% और कार्बोहाइड्रेट्स 8%। ये बात मैं ह्यूमन आरबीसी की कर रहा हूँ। अलग अलग सेल, उनकी अलग अलग मेम्ब्रेन, और हर एक मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन और लिपिड तो मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, लेकिन परसेंटेज अलग अलग होगा, याद रखना। तो ये जो हमने केमिकल कॉम्पोजिशन देखा है, ये एनसीईआरटी का देखा है। एनसीईआरटी ह्यूमन आरबीसी की मेम्ब्रेन की स्टडी करके बता रही है आपको, कि वो कहती है कि प्रोटीन 52% है, लिपिड 40% है और कार्बोहाइड्रेट 8% है, याद। एनसीईआरटी कहती है कि मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ लिपिड। मेम्ब्रेन में मेनली क्या प्रेजेंट है? लिपिड। अब देखो, लिपिड बहुत सारे टाइप के होते हैं। लिपिड में जैसे आपने कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना होगा, आपने फॉस्फोलिपिड का नाम सुना होगा, आपने वैक्स का नाम सुना होगा, आपने फैट्स का नाम सुना होगा, आपने ऑयल्स का नाम सुना होगा। ये सारे के सारे लिपिड हैं। मेम्ब्रेन में मेनली लिपिड मिलता है, और लिपिड में भी जो सबसे ज्यादा मिलता है, जो मेन लिपिड है, वो फॉस्फोलिपिड है। तो मेम्ब्रेन में मेनली कौन मिलता है? लिपिड। लिपिड में मेन कौन मिलता है? फॉस्फोलिपिड, जो कि मेजर कंस्टिट्यूएंट है सेल मेम्ब्रेन का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है सेल मेम्ब्रेन का, तो आंसर प्रोटीन मत लगा के आ जाना। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? लिपिड। अब मन में डाउट आ रहा होगा, सर 52% आप प्रोटीन बता रहे हो और मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आप लिपिड को बता रहे हो, ऐसे कैसे? बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? लिपिड कौन सा प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में? मेनली फॉस्फोलिपिड। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट सेल मेम्ब्रेन का कौन है? लिपिड के प्रोटीन। आंसर लिपिड लगाकर आना, प्रोटीन नहीं। क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड है ना, ये फ्रेम बनाता है सेल मेम्ब्रेन का। आप ऐसे समझो, आपने देखा होगा डब्बों के अंदर बड़े बड़े ब्रांड्स के गुलाब जामुन वगैरह आते हैं, रसगुल्ले वगैरह आते हैं। रसगुल्ले किस में डूबे हुए होते हैं? चाशनी में। अगर मैं रसगुल्लों का वजन करूं, निकालने के बाद सारे रसगुल्ले या गुलाब जामुन निकाल लूं और उनका वेट करूं, तो डब्बे में जो चाशनी बची है, फिर मैं उसका वेट करूं, मुझे बताओ ज्यादा वजन किसका आएगा? सीधी सी बात है, गुलाब जामुन का ही आएगा या रसगुल्ले का ही आएगा। चाशनी का वजन उसके बराबर नहीं होगा। लेकिन वो गुलाब जामुन रसगुल्ले डूबे किस में थे? उस चाशनी में। जो मेन फ्रेमवर्क था, वो चाशनी ही थी, उसी में तो डूबे हुए थे। सेम ऐसे ही प्रोटीन का साइज बड़ा है, प्रोटीन हैवी है, साइज बड़ा है, इसलिए उनकी परसेंटेज ज्यादा है। लिपिड की परसेंटेज बेशक से कम है, लेकिन ये मेजर कंस्टिट्यूएंट है सेल मेम्ब्रेन का। याद रखना, मेजर कंस्टिट्यूएंट सेल मेम्ब्रेन का लिपिड है, प्रोटीन नहीं।
प्रोटीन का परसेंटेज ज्यादा इसलिए है क्योंकि प्रोटीन का साइज बड़ा है। समझ में आई बात? कौन है जो फ्रेम बनाता है सेल मेम्ब्रेन का? सेल मेम्ब्रेन का फ्रेम बनाता है लिपिड। और मेन लिपिड कौन सा? फॉस्फोलिपिड। क्या सभी सेल्स के अंदर प्रोटीन और लिपिड का रेशियो कांस्टेंट होता है? नहीं, वेरी करता है। अलग अलग सेल ले लो, 36 तरह की सेल ले लो, 36 तरह की सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कर लो, सभी के अंदर प्रोटीन और लिपिड का परसेंटेज आपको अलग अलग ही मिलेगा। एनसीईआरटी ने जिसको एग्जाम्पल में लिया है वो है आरबीसी। आरबीसी की मेम्ब्रेन में प्रोटीन है 52%, लिपिड है 40%। डन। चलिए, अब जो लिपिड है उसमें जो मेन लिपिड है फॉस्फोलिपिड, उसकी बात करते हैं। आगे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी फ्लूइड नेचर की है। तो जो ये जो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, वो कौन है? फॉस्फोलिपिड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी तरीके से सॉलिड भी नहीं है, पूरी तरीके से लिक्विड भी नहीं है। सॉलिड से बिल्कुल सॉलिड नहीं है और बिल्कुल लिक्विड भी नहीं है, दोनों के बीच की है, यानी सेमी फ्लूइड हो गई। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फ्लूइडिटी है वो किसके कारण आ रही है? फॉस्फोलिपिड के कारण। फॉस्फोलिपिड कैसा मॉलिक्यूल है? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। क्या होता है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके दोनों नेचर हो, हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक भी। एक ऐसा मॉलिक्यूल, वैसे तो जनरली एक मॉलिक्यूल का एक ही नेचर होता है, या तो वाटर लविंग होगा या वाटर हेटिंग होगा। वाटर लविंग वाटर हेटिंग आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा होगा। वाटर लविंग है तो हाइड्रोफिलिक, वाटर हेटिंग है तो हाइड्रोफोबिक। लेकिन फॉस्फोलिपिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके दोनों नेचर हैं, इसलिए इस मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है? एम्फीपैथिक। इतनी बात अगर फॉस्फोलिपिड की हो ही रही है तो आओ देख ही लेते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में दो चीजें होती हैं। एक फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है हेड और दो होती हैं टेल। एक होता है हेड और दो होती हैं टेल, जैसा कि आपके सामने दिख भी रहा होगा। एक हेड है, दो टेल है। जो हेड होता है वो पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। जो हेड है वो पोलर है, हाइड्रोफिलिक है। जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है। देखो, ये फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर पोलर पार्ट भी है, नॉन पोलर पार्ट भी है, ऐसा कहूँ हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है, इसलिए इसको बोला जाता है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। तो बताइए फॉस्फोलिपिड कैसा मॉलिक्यूल है? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। फॉस्फोलिपिड के पास क्या पोलर पार्ट भी है? हाँ, हेड है। क्या नॉन पोलर पार्ट भी है? हाँ, टेल है। बच्चों, टेल सेचुरेटेड फैटी एसिड की बनी हो सकती है, या तो टेल अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की बनी हो सकती है। टेल सेचुरेटेड फैटी एसिड की भी हो सकती है और टेल अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की भी हो सकती है। सेचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड हो गया नहीं, तो ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की चेन है। तो फॉस्फोलिपिड में एक तो गया हेड और दो होगी टेल। बच्चों, टेल फैटी एसिड की बनी होती है। अब फैटी एसिड सेचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसेचुरेटेड भी। सेचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और अनसेचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड भी मिल सकता है। बच्चों, सेचुरेटेड के कारण सॉलिड नेचर बढ़ता है और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के कारण फ्लूइड नेचर बढ़ता है। और आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा फ्लूइड नेचर की है, सेमी फ्लूइड नेचर की है, तो उसके अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा मिलेंगे। अनसेचुरेटेड के कारण कैसा नेचर होता है? फ्लूइड नेचर। सेचुरेटेड के कारण कैसा होता है? सॉलिड। एस फॉर सॉलिड, एस फॉर सेचुरेटेड। फॉस्फोलिपिड कैसा मॉलिक्यूल है? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। इसके पास पोलर पार्ट भी है और नॉन पोलर पार्ट भी है। पोलर पार्ट यानी कि हाइड्रोफिलिक पार्ट यानी कि हेड, नॉन पोलर पार्ट बोले कि हाइड्रोफोबिक पार्ट यानी कि टेल। डन। आई। बच्चों, सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड एक लेयर में नहीं, दो लेयर में अरेंज होते हैं। फॉस्फोलिपिड की आपको एक लेयर नहीं मिलेगी, दो लेयर मिलेगी, यानी कि बाई लेयर में अरेंज होता है। सर, एक लेयर में क्यों नहीं अरेंज होता? क्योंकि बच्चों आपको पता है सेल के अंदर भी पानी है और सेल के बाहर भी पानी है, जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया। अगर ये एक लेयर में अरेंज होकर सेल मेम्ब्रेन बनाने की कोशिश करेंगे फॉस्फोलिपिड, तो ये रुक ही नहीं पाएंगे, ये बैठ ही नहीं पाएंगे एक जगह, ये अरेंज हो ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हेड वाला पार्ट है वो तो पानी की तरफ भागेगा और टेल वाला पार्ट पानी से दूर भागेगा। और आपको पता है सेल के अंदर भी पानी है, सेल के अंदर भी पानी है और सेल के बाहर भी पानी है। अब जहां पानी होगा वहां हेड होगा,
जहां पानी होगा वहां कौन होगा? हेड होगा। और टेल तो पानी से दूर भागता है, तो टेल तो भागेंगी। ये देखो इधर पानी है, इधर टेल है, तो टेल तो कहेंगे अरे भागो 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 पानी आ गया, और हेड पानी की तरफ भागेगा। इसलिए ये अरेंज हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए सिंगल लेयर फॉस्फोलिपिड की हो ही नहीं सकती सेल मेम्ब्रेन में। फॉस्फोलिपिड की कितनी लेयर होंगी? दो। आप चेक करो, फॉस्फोलिपिड की दो लेयर है, एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही। फॉस्फोलिपिड की दो लेयर हो गई, सेल के बाहर पानी, सेल के अंदर पानी। तो हमने देखो हेड को किसकी साइड कर दिया? पानी की तरफ कर दिया। टेल को कहाँ कर दिया? अंदर की तरफ कर दिया, पानी से दूर कर दिया, क्योंकि टेल होता है नॉन पोलर, टेल होता है हाइड्रोफोबिक। इसको पानी पसंद नहीं है, इसको पानी से दूर रखना था, हमने दूर कर दिया भाई। और जो पानी की तरफ है वो हेड है, आप चेक कर लो। इसलिए बाई लेयर दिखाई देंगी आपको फॉस्फोलिपिड की किसी भी सेल मेम्ब्रेन में। जब आप देखेंगे तो फॉस्फोलिपिड की एक लेयर नहीं, दो लेयर मिलेंगे आपको। टेल को अंदर क्यों रखा? क्योंकि टेल को हमें प्रोटेक्ट करना है एक्वस एनवायरनमेंट। ठीक है मेरे जवानों, चलिए अब बात करते हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो बच्चों, स्ट्रक्चर बताने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे मॉडल आए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। हम उन सारे मॉडल्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अब कोई क्वेश्चन नहीं आता वहां से। हम सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड बात करेंगे। तो एनसीईआरटी में एक मॉडल दिया है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो सबसे फेमस मॉडल है, वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। ईयर है 1972, मार्क कर लेना, आया हुआ है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ईयर था 1972, याद रखना बच्चों। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है। मोजाइक का मतलब होता है पैचेस। फ्लूइड आपको पता चल ही रहा है कि फॉस्फोलिपिड के कारण फ्लूइड नेचर है, और फॉस्फोलिपिड में भी फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करा रहे हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। फॉस्फोलिपिड के कारण फ्लूइड नेचर है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फ्रेमवर्क भी फॉस्फोलिपिड ही बना रहे हैं। बोलो भाई। और उसके बीच बीच में आपको मिलेंगे प्रोटीन, इसी को बोलते हैं मोजाइक पैटर्न। आपने कुछ लीव्स देखी होंगी, एक लीफ तो देखी होगी आपने पूरी हरी देखी होगी, कुछ लीव्स आपने देखी होंगी वहां पे स्पॉट्स बने होते हैं येलो येलो येलो, इसी को बोलते हैं मोजाइक पैटर्न। इसी को अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सिंगर एंड निकोलसन ने समझाया कि जैसे आपने कभी कोल्ड ड्रिंक पी हो और उसके अंदर आइस क्यूब्स अगर आपने देखे हो या कभी डाले हो, तो आइस क्यूब्स को तो आप समझिए प्रोटीन, और जो कोला है, जो सॉफ्ट ड्रिंक है आपका, उसको आप समझिए फॉस्फोलिपिड। तो प्रोटीन्स आर आइसबर्ग, वो आइस के पीसीज हैं छोटे छोटे, इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। और अपने अपने देसी स्टाइल में बात करें तो गुलाब जामुन चाशनी में डूबे हुए रहते हैं भाई। तो गुलाब जामुन को आप प्रोटीन समझिए, चाशनी को आप फॉस्फोलिपिड समझिए। यही था फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। ईयर इंपॉर्टेंट है 1972। फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या कहता है कि प्रोटीन्स अरेंज होते हैं फॉस्फोलिपिड की लेयर में, मोजाइक पैटर्न में। किस पैटर्न में भाई? मोजाइक पैटर्न में। रेगुलर वे में आपको नहीं मिलेंगे, कहीं मिलेंगे कहीं नहीं मिलेंगे, इस तरीके से। ये होता है मोजाइक पैटर्न। क्लियर? चलो बच्चों, लिपिड की बात करें तो जो मेन लिपिड है वो तो फॉस्फोलिपिड है। किस फॉर्म में मिलेगा? बाइलेयर की फॉर्म में मिलेगा। क्या प्रोवाइड कराएगा? फ्लूइडिटी। और फ्लूइडिटी किसके कारण है? सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। मैं पहले ही बता चुका हूँ 10 बार। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के कारण फ्लूइडिटी आती है, सेचुरेटेड के कारण नहीं। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के कारण क्या आती है? फ्लूइडिटी। दूसरा है बच्चों कोलेस्ट्रॉल। ये फॉस्फोलिपिड से ज्यादा रिजिड होता है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और एक चीज और सुन लेना, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता कोलेस्ट्रॉल। वहाँ होपेनॉइड्स मिलते हैं, याद रखो तो रख लेना। वहाँ होपेनॉइड्स मिलते हैं, एच एच होपे, HOPA, होपे, होपेनॉइड्स। कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो ये ज्यादा रिजिड है, यानी स्टेबिलिटी देने का काम करेगा भाई। दूसरा सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। एक डायग्राम हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिया है बच्चों, आपको दो लेयर दिखाई दे रही होंगी फॉस्फोलिपिड की, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2। दो लेयर दिखाई दे रही है फॉस्फोलिपिड बाई लेयर की। सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म पानी, ये सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड, वहां पे भी पानी। तो हेड को हमने पानी की साइड कर रखा है, आप चेक करो, हेड पानी की तरफ है, हेड पानी की तरफ है, और टेल पानी से दूर है बच्चों। फॉस्फोलिपिड के साथ साथ फिर आपको यहाँ कोलेस्ट्रॉल भी दिखाई दे रहा होगा बीच बीच।
तो दो लिपिड हो गए, एक फॉस्फोलिपिड और दूसरा कोलेस्ट्रॉल। आगे आते हैं प्रोटीन्स। एनसीईआरटी कहती है ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप। यानी मेम्ब्रेन प्रोटीन दो तरीके की हैं कि कितनी आसानी से आप उनको फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन से या फिर कहें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकाल सकते हैं। अगर आपने देखा कि प्रोटीन सुपरफिशियली जुड़ा हुआ है तो आप उसको बड़ी आसानी से डीअटैच कर सकते हो। तो इस तरीके के प्रोटीन को एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे। यानी कहने का मतलब जिनको आप आसानी से निकाल पाए, जिनको आप आसानी से निकाल पाए, जो इजीली डीअटैच हो जाए, वो तो होंगे एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल, क्योंकि पेरीफेरी वाले ही हैं भाई जो लूजली अटैच होंगे। दूसरे होते हैं इंट्रिंसिक या इंटीग्रल, वो पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं या पार्शली बरीड होते हैं। ऐसो को बोला जाएगा इंट्रिंसिक या इंटीग्रल। एक्सट्रिंसिक वाले सुपरफिशियली अरेंज्ड होंगे, इजीली सेपरेट हो सकते हैं। तो इनका काम क्या है, ये एंजाइम की तरह फंक्शन करते हैं। याद रखना, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का काम होता है एंजाइम की तरह एक्ट करना। सुपरफिशियली अरेंज्ड हैं लिपिड बाइलेयर में, आसानी से सेपरेट हो सकते हैं। फंक्शन किसकी तरह है, एंजाइम की तरह। दूसरे हैं इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। ये टाइटली बाउंडेड प्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड के अंदर धसे हुए हैं या फिर पूरी तरीके से धसे हुए हैं, आर पार या पार्शली बरीड है। इसलिए इंट्रिंसिक प्रोटीन के दो टाइप हो गए, फुली और कंप्लीटली एम्बेडेड। फुली और कंप्लीटली एम्बेडेड जैसे कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। दूसरे हैं पार्शली एम्बेडेड। दो तरीके के होते हैं इंट्रिंसिक, एक तो पूरी तरीके से धसे हुए हैं और एक पार्शली धसे हुए। जो पूरी तरीके से धसे हुए उन्हें बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के दो एग्जाम्पल, एक तो टनल प्रोटीन, दूसरे हैं कैरियर प्रोटीन। एक कौन से प्रोटीन, टनल, और एक कौन से, कैरियर। देखो हमने डायग्राम भी लिया है, ये देखो ये बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, देखो ये भी बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, इसलिए ये एक्सट्रिंसिक है। ये पिंक वाला देखो, ये ब्लू वाला देखो, और ये रेड वाला देखो, ये धसे हुए हैं अंदर, ये हो गए इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो दो तरीके के प्रोटीन हैं, एक एक्सट्रिंसिक, दूसरे कौन से, इंट्रिंसिक। एक एक्सट्रिंसिक, दूसरे कौन से, इंट्रिंसिक। हो जाएगा। चलिए, तीसरा क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी कहते हैं, और जो मेन शुगर होंगी वो होंगी ओलिगोसैकेराइड्स। इनको हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ नाम याद रख लो। कार्बोहाइड्रेट्स पहले कौन थे, लिपिड। दूसरे कौन से हैं, प्रोटीन। तीसरे कौन है, कार्बोहाइड्रेट, जिन्हें शुगर, और शुगर भी बहुत सारे टाइप की होती हैं। और यहाँ जो शुगर है वो कौन सी है, ओलिगोसैकेराइड्स। कौन सी शुगर, ओलिगोसैकेराइड्स। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इनका फंक्शन क्या है। बच्चों ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन में मदद करती है। ये जो शुगर है, ये जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये एक सेल को दूसरी सेल से रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती हैं एक दूसरे को। जैसे कि फर्टिलाइजेशन, आपको पता है ह्यूमन एग को ह्यूमन स्पर्म ही फर्टिलाइज कर सकता है। तो ह्यूमन एग एक सेल हो गया, ह्यूमन स्पर्म एक सेल हो गया, ये एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर पा रही हैं इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से। ह्यूमन एग को, डॉग नेचुरल बात कर रहा हूँ, ह्यूमन एग को कोई दूसरी स्पीसीज का स्पर्म आके फर्टिलाइज नहीं कर सकता। यही बात समझ में आ रही है। ह्यूमन एग को ह्यूमन स्पर्म ही फर्टिलाइज कर पा रहा है, ये हो गया ना सेल टू सेल रिकॉग्निशन। ये किसके कारण है, कार्बोहाइड्रेट्स के कारण, शुगर के कारण, यानी कि ओलिगोसैकेराइड्स के कारण। दूसरा आपने ब्लड ग्रुप का नाम सुना होगा, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, सुना होगा। तो ये ए और बी जो एंटीजन है ये भी शुगर ही है, जो आरबीसी की सरफेस पर होते हैं। कहाँ होते हैं, आरबीसी की सरफेस पे, यानी ब्लड ग्रुप एंटीजन। डन है बच्चों। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट है, या तो ये प्रोटीन से जुड़े हुए होंगे, किससे जुड़े हुए होंगे, प्रोटीन से। या तो ये किससे जुड़े होते हैं, प्रोटीन से। देखो रेड कलर का प्रोटीन है, इस प्रोटीन से जुड़े हुए हैं ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर। तो इन दोनों को मिला के बोल देंगे ग्लाइकोप्रोटीन। इधर देखो ये शुगर है, किससे जुड़ा हुआ है, लिपिड से। ये शुगर देखो ना, ये ब्लैक वाला शुगर है, ये देखो लिपिड है। शुगर के लिए टर्म क्या यूज होती है, ग्लाइको। इन दोनों को मिलाकर क्या बोल देंगे, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। अगर शुगर प्रोटीन से जुड़ी है, ग्लाइकोप्रोटीन। शुगर लिपिड से जुड़ी है, ग्लाइको। डन। चले बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, देखना बहुत जरूरी है।
आप देखो फॉस्फोलिपिड की दो लेयर मिल रही हैं, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2। आप देखो ये हेड दिखाई दे रहा है, अभी देखो ये टेल दिखाई दे रही है, ये हेड, ये टेल। डन। दूसरा, आपको प्रोटीन्स भी दिखाई दे रहे हैं, आपको इंट्रिंसिक प्रोटीन दिखाई दे रहे होंगे, ये देखो पूरा का पूरा ये अंदर धसा हुआ है, ये देखो ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये वाला भी इंट्रिंसिक प्रोटीन। बोलो हाँ कि ना। ये पार्शली ब्रेड है, ये पार्शली ब्रेड है, जो पार्शली ब्रेड होगा वो भी इंट्रिंसिक में आएगा, जो बार बार दिखाई देगा वो एक्सट्रिंसिक में आएगा। यानी दोनों तरीके के प्रोटीन है, इंट्रिंसिक भी है और एक्सट्रिंसिक भी है। बोलो हो जाएगा। दूसरा, आपको शुगर भी दिखाई दे रही है, शुगर बोले तो ग्लाइको, देखो प्रोटीन से जुड़ी है तो ग्लाइको प्रोटीन, देखो लिपिड से जुड़ी है तो ग्लाइकोलिपिड। ये पेरिफेरल प्रोटीन, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन, एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन। बीच बीच में देखो आपको कोलेस्ट्रॉल भी दिखाई दे रहा है, डायग्राम दे देगा, इनमें से कुछ गायब कर देगा, ए बी सी डी आपको दिखाई दे रहा है भाई। एक्सट्रिंसिक भी है, इंट्रिंसिक भी है, शुगर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर भी है। आपको पता है फॉस्फोलिपिड की जो नेचर है वो फ्लूइड नेचर है, फॉस्फोलिपिड फ्लूइड नेचर प्रोवाइड कराते हैं, जिसके कारण जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पूरी तरीके से सॉलिड भी नहीं है, पूरी तरीके से लिक्विड भी नहीं है, वो तो सेमी फ्लूइड नेचर की है। तो ये जो क्वासी फ्लूइड नेचर है, ये क्वासी फ्लूइड नेचर लिपिड का, लिपिड का जो एक क्वासी फ्लूइड नेचर है, ये प्रोटीन के लिए बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि इसकी मदद से प्रोटीन लेटरल मूवमेंट शो कर पाते हैं। लेटरल मूवमेंट का मतलब समझे, जैसे मान लो ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, इस मूवमेंट को बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट शो कर पाते हैं प्रोटीन्स, किस कारण से? क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड के कारण। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड के कारण प्रोटीन लेटरल मूवमेंट शो कर पाते हैं पूरी की पूरी बाई लेयर में। इसी को फ्लूइडिटी कहते हैं। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। क्या मतलब है? अगर आपको प्रोटीन का मूवमेंट ज्यादा दिखाई दे रहा है तो आप कहेंगे इस मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज्यादा है। अगर मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स का मूवमेंट आपको कम दिखाई दे रहा है, यानी प्रोटीन ज्यादा नहीं मूव कर पा रहे, तो सिंपल सी बात है फ्लूइडिटी कम है। ऐसे समझो, आप एक चम्मच लो और उस चम्मच को पानी में घुमाओ, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करो, और फिर उसी चम्मच को आप चाशनी में भी करो आगे पीछे, तो आपको ज्यादा, आप चम्मच को समझो प्रोटीन, तो पानी में तो देखो आप लेटरल मूवमेंट अच्छा खासा आपको फील होगा, लेकिन चाशनी के अंदर आप ज्यादा अच्छा मूवमेंट नहीं देख पाएंगे, आपको वहाँ मूवमेंट कम दिखाई देगा। तो बताइए फ्लूइडिटी ज्यादा किसकी है? पानी की। चाशनी की फ्लूइडिटी क्या होगी? कम होगी। एनसीईआरटी कहती है इस फ्लूइडिटी के कुछ सिग्निफिकेंस भी हैं या बस ऐसे ही है? देखो भाई, सिग्निफिकेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर सेल ग्रोथ हो रही है तो वो इसी फ्लूइडिटी के कारण होती है, क्योंकि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हार्ड होती, अगर सॉरी अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉलिड होती, तो आपको बताइए सेल अपना साइज नहीं बढ़ा पाती कभी भी। आप जिस कमरे में बैठे हैं, चार दीवारी सॉलिड है, क्या उस कमरे की लेंथ कम ज्यादा होती है क्या? नहीं। जहाँ है जैसा है फिक्स है, क्योंकि हार्ड है, रिजिड है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन सेमी फ्लूइड नेचर की है, क्वासी फ्लूइड नेचर की है, इसीलिए सेल में ग्रोथ भी पॉसिबल है। दूसरा, सेल डिवाइड करती है, एक सेल से दो सेल डिवाइड करके, अगर हार्ड होती तो सेल डिवीजन भी नहीं हो पाता। आपको तो सेल को कुछ इनगल्फ करना होता है, देखो ये छोटे 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 आपको कुछ दिखाई दे रहे हैं, फूड पार्टिकल्स मान लो, तो आप देखो सेल ने एक वेसाइकल सा बना लिया। आप देखो ये तभी पॉसिबल था जब सेल के पास फ्लूइड नेचर हो। सेल को बॉडी से कुछ बाहर मतलब सेल को साइटोप्लाज्म से कुछ बाहर फेंकना होता है तो उसे बोलते हैं सिक्रीशन। आप देखो ये वेसिकल्स आए, ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुए, और देखो सेल ने सब कुछ बाहर फेंक दिया, इसे क्या बोलते हैं? सिक्रीशन। ये भी सिग्निफिकेंस है किसका? फ्लूइडिटी का। और फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलर जंक्शन। सेल को जब आपस में कम्युनिकेट करना होता है, जुड़ना होता है, तो अपने बीच में जंक्शन बनाती है। ये जंक्शन भी तभी पॉसिबल है जब सेल मेम्ब्रेन किस नेचर की हो? फ्लूइड नेचर की हो। तो एनसीईआरटी की में आपसे पूछेगा फ्लूइडिटी के सिग्निफिकेंस बताओ, तो आप 5 सिग्निफिकेंस बताना। सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, एंडोसाइटोसिस, सिक्रीशन और फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। बताओ कितने सिग्निफिकेंस हो गए? 5। सेल ग्रोथ, जेल नहीं सेल होगा, सेल ग्रोथ फ्लूइडिटी के कारण है।
सेल डिवीजन फ्लूइडिटी के कारण है। सेल कुछ इनगल्फ करती है, मतलब कुछ पार्टिकल जब सेल के अंदर आते हैं, सेल कुछ खाती है, एंडोसाइटोसिस, सेल कुछ बाहर फेंकती है यानी सिक्रीशन, और फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। ये सब सिग्निफिकेंस है किसके, फ्लूइडिटी के। सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, एंडोसाइटोसिस, एंडो मतलब अंदर, सेल के अंदर अगर कुछ आ रहा है आप चेक कर रहे हैं, वेसिकल्स की फॉर्म में उसको स्टोर कर लिया ड्यू टू एंडोसाइटोसिस, आप देख रहे हैं सेल कुछ बाहर फेंक रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस या फिर सिक्रीशन। और इंटरसेलुलर जंक्शन, ये इंटरसेलुलर जंक्शन मैंने कुछ हाईलाइट कर रखे हैं, जरूरत नहीं है आपको, जूलॉजी में पढ़ लेंगे। टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन, ये जो जंक्शन बन पा रहे हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड नेचर के कारण ही बन पा रहे हैं। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिड होती तो कभी भी ये जंक्शंस बन ही नहीं पाते। तो बताइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस नेचर की है, क्वासी फ्लूइड नेचर की है। बच्चों दो मोमेंट और आते हैं, एक तो आता है फ्लिप फ्लॉप मोमेंट और एक आता है लेटरल मोमेंट। याद रखना फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ लिपिड शो करते हैं, वो भी रेयरली, कॉमनली नहीं करते भाई। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ लिपिड शो करते हैं। दूसरा मूवमेंट आता है लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट दोनों शो कर सकते हैं, लिपिड भी और प्रोटीन भी। आप पिंक वाला देखना, पिंक वाला, पिंक वाला, ये देखो, ये इधर से इधर गया, ये इधर से इधर गया, ये लेटरल मूवमेंट है। ये पिंक वाला देखो, ये प्रोटीन इधर से इधर गया, ये इधर से इधर आया, ये भी लेटरल मूवमेंट है। और ये फ्लिप फ्लॉप है, देखो ये नीचे वाला लिपिड उठ के ऊपर वाली लाइन में चला गया और ऊपर वाला लिपिड नीचे वाली लाइन में। इसे बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो बताइए फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कौन शो कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ लिपिड, और वो भी रेयरली, रेयरली है ना। और लेटरल मूवमेंट लिपिड भी शो करते हैं और प्रोटीन भी शो करते हैं। हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स की। अब होता है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, सिलेक्टिवली परमेबल है। तो बच्चों दो तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एनसीईआरटी पढ़ोगे, एक पैसिव और दूसरा कौन सा, एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा 9 10 में, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। एक्टिव होता है लो से हाई कंसंट्रेशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी रिक्वायर्ड होता है, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल बता दो, सोडियम पोटेशियम पंप। बताइए ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने तरीके से हो सकता है, दो, या तो पैसिव या तो एक्टिव। अगर हाई टू लो है, अगर हाई टू लो है ट्रांसपोर्टेशन किसी मॉलिक्यूल का, हाई टू लो है तो उसे बोलेंगे पैसिव। और अगर लो टू हाई है तो उसे बोलेंगे एक्टिव। जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती, पैसिव में। जिसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट है, एक्टिव में। एटीपी एक्टिव, ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एटीपी, डन। अब मैंने एक डायग्राम लिया है, आप चेक करना बच्चों। अगर नॉन पोलर या फिर न्यूट्रल सॉल्यूट है और हाई टू लो जा रहा है, नॉन पोलर है और न्यूट्रल है, जैसे O2 और CO2, हाई टू लो चला जाएगा ऑटोमेटिक, पैसिव ट्रांसपोर्ट ही होगा। और इस पैसिव ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट है न्यूट्रल सॉल्यूट्स का और नॉन पोलर सॉल्यूट्स का। नॉन पोलर सॉल्यूट्स या फिर न्यूट्रल सॉल्यूट, पोलर का मतलब कोई चार्ज नहीं है, नॉन पोलर का मतलब कोई चार्ज नहीं, नॉन पोलर का। और न्यूट्रल सॉल्यूट अगर हाई टू लो कंसेंट्रेशन पे जा रहे हैं, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, तो इसे बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का कौन सा टाइप है, सिंपल डिफ्यूजन। अगर पोलर है, चार्ज सॉल्यूट्स हैं और हाई टू लो जा रहे हैं, तो आपको होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इनको जाने नहीं देगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पढ़े थे, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की मदद से हाई टू लो जाएगा, तो यानी आपने फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है, जिसे बोलते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब हाई टू लो, और इसमें भी कोई एनर्जी आपने खर्च नहीं करी, तो ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके का हो गया, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। नॉन पोलर है तो सिंपल, पोलर है तो फैसिलिटेड, जैसे कि वाटर का मूवमेंट। और बच्चों वाटर के मूवमेंट को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, पढ़ा होगा आपने, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। वाटर अपने खुद के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, हाई टू लो जाएगा, लेकिन वाटर आपको होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि वाटर पोलर है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओवरऑल नॉन पोलर नेचर की होती है, ओवरऑल नॉन पोलर नेचर की है, तो ये कभी भी इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसलिए उसके लिए होते हैं प्रोटीन्स जो इसको फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। दूसरा ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट था बच्चों, लो टू हाई।
O2 खाई जा रहा है, एटीपी भी खर्च हो रहा है, तो इस ट्रांसपोर्ट को बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डन है बच्चों, डन है। यहाँ हमारा खत्म होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो सेल वॉल पर होगा। वीडियो देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा मेरे से पूछ लीजिएगा। मैं अपना नंबर दे देता हूँ आपको, 9810197805। इस पर अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए और खूब आगे बढ़िए। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।